आप स्क्रीन भी पिन कर दो ना। स्क्रीन भी कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं है, ठीक है। सो फोटो मीन्स लाइट and electric means electrons. So electric means electrons, means electron. So in this part, what we are going to discuss is means the ejection of electron by the photons to generate the electricity. So the ejection of, so in this effect we study. तो इस इफेक्ट में अपन क्या करेंगे? We study the ejection of electron by the photons. That is light, huh? Ejection of electrons of electron from metal surface by use of photons, by the use of photon, that is called light. इसको अपन कहते हैं photoelectric, that is called the photoelectric. सर आपने उस इलेक्ट्रिक के बाद क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? फर्स्ट लाइन में मिले photon means light and electric means electron. In this effect we study ejection of electron from the metal surface by the use of photon. Photon मतलब light के use से. अब ये बात तो हम सबको अपन डेली लाइफ में भी देख चुके हैं. अपन डेली लाइफ में भी अपन को पता है कि अगर हम जैसे समर्स में ज्यादा देखते हैं, अगर कोई मेटल सरफेस है ना, तो जब ज्यादा तेज उस पर फोटोन मतलब लाइट फॉल करता है ना, जब काफी डे टाइम में आफ्टरनून में धूप होता है, तो जब रेडिएशंस फॉल करते हैं मेटल सरफेस से, तो वहां पर ऐसे अपन को फ्लेम्स टाइप के दिखते हैं. Those flames are nothing but the वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल सरफेस. वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर वो वापस नीचे की तरफ आते हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से वैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. तो इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से अगर निकल जाए और हम उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके दूसरे वायर में फ्लो करवा दें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. हमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करना है, लेकिन हाँ ये है कि हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर पढ़ना है कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है ना? तो अपन को ये जरूर पढ़ना है कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल. तो ठीक है, उसी को अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. बस उसमें थोड़ा सा अपन को कंसेप्ट टाइप का कुछ बना के कि भाई क्या करना चाहिए ताकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली हो जाए. तो अपन सोलर पावर सेल्स जो लगा बनाते ना, वो सोलर पावर सेल्स को बनाने में उसका काफी काम होता है. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमारे पास एक मेटल सरफेस है, मान लेते हैं ये मेटल सरफेस है. अब मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो अपन को पता है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है तो ये अपन को वो मेटल यूज करने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो. बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा. तो अपन कोशिश करेंगे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने पास जो लूजली बॉन्डेड मेटल से इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो. तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन उसमें लिखेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डेड है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ना आके इसको हिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब आके इसको हिट करेगा तो विल राइट दैट. थोड़ा सा इनिशियली अपन ना ये अपन को 2-3 मिनट परेशान करेगा क्योंकि फर्स्ट क्लास था ना ये, तो फर्स्ट क्लास में वो अपने आप को. चलो, तो अपन क्या कर रहे थे कि भाई हम वो मेटल यूज करेंगे जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो, ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए. क्योंकि हमें फोटोन को हिट करके लाइट को हिट करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है.
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल सरफेस से, ये मेटल सरफेस है, तो अपन क्या करेंगे, आप ऐसे मेटल चूज करेंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। मतलब भाई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, किसी मेटल में अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कुछ करो कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी, इसको निकालना इजी रहता। तो अपन कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहने का मतलब है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन, तो इसका अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कम हो, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपन देंगे टू गेट इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, वो कम होनी चाहिए। तो ऐसे मेटल यूज करें। तो अपन क्या चूज करेंगे, अपन ऐसे मेटल चूज करेंगे जिनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, जो इजीली इजेक्ट हो सकता है। अलग अलग मेटल में अलग अलग इजेक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होगा, तो अलग अलग मेटल का अलग अलग इजेक्शन एनर्जी होता है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे मेटल चूज करते हैं, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, या सीजियम हो गया। तो ये तो पोटेशियम है, सबको पता है, ये रुबिडियम है, और ये सीजियम है। तो इस टाइप के मेटल अपन यूज करेंगे जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो, जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी हो, हम इस टाइप के मेटल यूज करेंगे। तो इनमें अब सीजियम की तो पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है, तो उससे कम तो किसी का होता ही नहीं। तो सीजियम से तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल ही जाएगा। तो सीजियम से तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। अब अपन कहेंगे ठीक है, सीजियम से इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई निकालेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऐसे मेटल ले लिए, ऐसे मेटल का सरफेस लूंगा जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए। निकालना कैसे है, तो अपन कहेंगे यहाँ पर फोटोन का कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब अपन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन यहाँ फॉल करवाएंगे, वो फोटोन इसको हिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर वो फोटोन इसको हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो बाइंडेड होगा न्यूक्लियस से। तो हाँ, अपन ने अभी भी लिखा था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है। अगर हाइड्रोजन एटम होता है तो अपन सबको पता है हाइड्रोजन एटम में, मतलब अगर हाइड्रोजन एटम होता है तो कितनी एनर्जी से बाइंडेड होता है। तो अपन कहेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अरे यार ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल अपन कहेंगे, अपन को गिवन है फॉर एग्जांपल कि इसका इसके साथ अट्रैक्शन, इसका इसके साथ अट्रैक्शन 5 किलो जूल का है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, जो भी कर लो आप, अगर मेटल का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन 5 किलो जूल के बराबर है, तो आपको कम से कम 5 किलो जूल तो देनी ही पड़ेगी एनर्जी। कम से कम 5 किलो जूल तो एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा। तो इधर अगर इसका अट्रैक्शन इससे 5 किलो जूल का है, तो कम से कम अपन को 5 किलो जूल तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उतना एनर्जी तो अपन को देना ही पड़ेगा। एक मिनट, नेट चेक कर लेता हूँ इतना फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, राइट है, अब शायद नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे बोल रहा था कि अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 5 किलो जूल से अट्रैक्टेड है, तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा भाई आपको कम से कम ये अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन तोड़ने के लिए कम से कम 5 किलो जूल तो देने ही पड़ेगी एनर्जी। मतलब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो, उसको अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिखूं, तो मैं कहूंगा इधर 5 किलो जूल तो देना ही पड़ेगा आपको। 5 किलो जूल तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी आपको। एक मिनट रुकना बेटा, है ना। देख अपन बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मतलब सीधा सीधा है यार, जैसे अपन कंचे खेलते ना, तुम लोग तो खेलते भी नहीं हो, वो ऐसे अर्थ के अंदर छोटा सा ऐसे एक गड्ढा बनाते हैं, और वो 4-5 आयरन बॉल लेते हैं और फेंक के अपन ऐसे
उसको फेंकते हैं और बड़े वाले कंचे से एक छोटे कंचे को मारना होता है, जिसको तुम कहते हो कि सर उसको मतलब फिर तुम्हें सारे कंचे मिल जाएंगे आपको। तो बस वही कर रहे हैं अपन। एक तरीके से अपन ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि एक बॉल, छोटा बॉल पड़ा हुआ है, कांच का छोटा बॉल, उसे मुझे बड़े बॉल से इसको हिट करना है सो दैट कि ये इजेक्ट हो जाए वहां से। तो अपन कहेंगे ठीक है, हो जाएगा, इसको एनर्जी ज्यादा होना चाहिए इससे, मतलब जो एनर्जी से तुम उसे मारोगे वो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये इजेक्ट हो जाए उधर से। वही कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि भाई देख, एक मेटल सरफेस ले लिया अपन ने, अपन को पता है मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो कम होती है, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है। अगर मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है लूजली बॉन्डेड होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन को मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप यहां से इतने एनर्जी से इसे हिट कर दो जितना एनर्जी से ये न्यूक्लियस में अट्रैक्टेड था मेटल के एटम में। तो अगर ये सर तो अट्रैक्टेड था, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, मान लो 5 किलो जूल से, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके सर। तो अपन कहेंगे देख भाई, अपन कहेंगे अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन मेटल से 5 किलो जूल से अट्रैक्टेड है, तो अपन कहेंगे आपको कम से कम 5 किलो जूल तो देना ही पड़ेगा। मान लेते हैं पर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल इस न्यूक्लियस से ई नॉट एनर्जी से अट्रैक्टेड है, तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लो इसको अपन एनर्जी देंगे E और इधर ई नॉट इसकी एनर्जी है, द एनर्जी बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आपको मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, कम से कम आपको 5 किलो जूल तो देना ही पड़ेगा, वरना वो नहीं निकलने वाला। आपको 5 किलो जूल, अगर आप इसको इससे हटाना चाहते हो और ये इससे 5 किलो जूल से अगर अट्रैक्टेड है, तो अपन कहेंगे कम से कम इतनी एनर्जी दो ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए। अगर वो अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं? तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब आप कह रहे हो कि जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल से अट्रैक्टेड है, आपको कम से कम उससे उतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, या उससे ज्यादा एनर्जी तो आपको देना ही पड़ेगा। या तो आपको इसको, अगर इसका वैल्यू जितना होगा जिस एनर्जी से वो अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस में, कम से कम उतना एनर्जी तो आपको यहां फॉल करवाना ही होगा। अगर उससे ज्यादा करवाओगे तो भी रिजेक्शन होगा। भाई ये एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो तो कांस्टेंट ही होता है। भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे 5 किलो जूल से अट्रैक्टेड है, तो अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं अच्छा एक एटम में 5 किलो जूल, दूसरे एटम में 6 किलो जूल, थर्ड एटम में 4 किलो जूल। ना ना ना, सभी एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से एक ही एनर्जी से अट्रैक्टेड होता है। और अपन कहेंगे अगर इसके लिए 5 किलो जूल है तो इन सभी एटम, कितने भी एटम ले लो आप, सभी के लिए 5 किलो जूल होगा। मतलब ये कांस्टेंट होता है किसी भी मेटल पे, और वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर अपन इसको ज्यादा देंगे, मतलब अगर मान लो इसको इसके अट्रैक्शन से ब्रेक करना है, तो अपन कहेंगे अगर इसको हिट करेंगे तो ये एनर्जी मान लेते हैं अपन की अपन ने 6 किलो जूल दे दिया, तो अपन कहेंगे 5 किलो जूल तो इन दोनों को के अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो जाएगा, 1 किलो जूल बचेगा। अब वो 1 किलो जूल का क्या करें, तो अपन कहेंगे वो 1 किलो जूल जब 5 किलो जूल में इन दोनों का अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा तो 5 किलो जूल इसको स्पीड दे देगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो 1 किलो जूल बचेगा इन दोनों के डिफरेंस से, दैट विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब अगर ये वैल्यू ज्यादा है इससे, तो फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। ऐसे कर लेंगे अपन। भाई ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन यहां से, इस इलेक्ट्रॉन के पास फिर काइनेटिक एनर्जी भी होगी अगर ये ज्यादा है इससे। तो अपन ने क्या पढ़ा, अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी बोल सकते हो आप। कैसे? यू विल से दैट, अपन ऐसे लिख सकते हैं, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक ही बात है बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट मतलब ये ज्यादा है इससे, तब तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस।
along with the kinetic energy, क्योंकि अगर ये ज्यादा है इससे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर ये ज्यादा है इससे तो काइनेटिक एनर्जी होगा. So we'll say that then ejection of electron take place along with the kinetic energy. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर उसके इसमें ejection तो होगा और उसमें kinetic energy भी होगी. तो अपन कहेंगे then ejection of electron take place along with kinetic energy. सर तो ये जो म्यू नॉट है ये मेटल सरफेस का फ्रीक्वेंसी है. बिल्कुल, मेटल सरफेस का फ्रीक्वेंसी मतलब उतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट बनाने के. तो मतलब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बिल्कुल, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. मैं लिखूंगा अभी, लिखने वाला हूं. हाँ बोलो सर. लेकिन मेटल सरफेस का फ्रीक्वेंसी कैसे होएगा? तो मेटल सरफेस का फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगा. फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ना, अपन तो एनर्जी के टर्म में बात कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा. ओ, तो अपन बात ये कर रहे हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी से ये इससे अट्रैक्टेड है, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, ये बात कर रहे हैं. तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उन दोनों के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए? तो फ्रीक्वेंसी चाहिए मतलब उतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट. तो फ्रीक्वेंसी उतना होगा तो ब्रेक होगा. पर ये थोड़ी मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी, मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? तो उतनी फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्शन है वो बता रहा हूं. So then ejection of electron take place along with the kinetic energy. उसमें kinetic energy भी होगा. If nu is equal to nu naught, then ejection of electron take place with zero kinetic energy. Of electron take place with zero kinetic energy. सीधे लिख देता हूं ना, kinetic energy is equal to zero. If nu is less than nu naught, मतलब जो अपन यहाँ पर फॉल कर रहे हैं अगर वही छोटा है तो no ejection of electron. ejection of electron ही नहीं होगा. तो अपन क्या करेंगे, देखो यहां पर तो हम जो एनर्जी फॉल करवा रहे हैं वो बात कर रहे हैं. सो इसको कहेंगे अपन इरेडिएटेड एनर्जी. सर मगर फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल है तो जो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है तो वो कहाँ जाएगा? अगर दोनों इक्वल होंगे तो अभी मतलब बताता हूं मैं, एक मिनट बस रुक जाओ, है ना. तो अपन कहेंगे भाई ये इसको कहते हैं अपन इरेडिएटेड एनर्जी और इसको कहते हैं अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ई नॉट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है ना. तो अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, अपन उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है frequency means the minimum frequency required to means इधर लिख देते हैं is the frequency is the minimum frequency required to break the attraction between the nucleus and valence electron. उसको अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जैसे अपन बोल देंगे दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन. तो अब अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. अब मान लेते हैं अपने पास सोडियम है. सोडियम में क्या होता है अपन को पता है 281 एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल. पोटेशियम जैसे ले लिया, पोटेशियम लेना है तो एक और शेल ले लेंगे, ऐसे अपन कहेंगे लो भाई पोटेशियम हो गया, 8 हो गया फिर 1 होता है. अब क्या, तो अपन कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है. अब मान लेते हैं अपन कि इस इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए मुझे E0 जो है दैट इज इक्वल टू x किलो जूल.
मैंने यहां से E को दिया x किलोजूल, x किलोजूल मैंने दिया, और ये भी x किलोजूल है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है इन दोनों का फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा तो इससे ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज दूर जाता है, नेगेटिव चार्ज दूर जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो फिर कहेंगे अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है तो ये वो एनर्जी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से सिर्फ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये इतना दूर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज दूर जाएगा इससे इन दोनों में अट्रैक्शन कम होता जाएगा। और एक पॉइंट आएगा कि भाई इस पॉइंट पे आके ये इलेक्ट्रॉन इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आप बस उतना ही दूर लेके जाओ जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट हो जाए, दैट्स ऑल। तो फिर जब इंडिपेंडेंट होने के बाद अगर मान लो इसकी वैल्यू अपन ने जो यहां पर दिया हुआ है, अगर ये वैल्यू y है और वी आर गिवन दैट y इज ग्रेटर देन x, अगर ये ज्यादा है इससे तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। फिर से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दैट इज y माइनस x किलोजूल, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब है कि भाई इन दोनों का वैल्यू इक्वल होने का मतलब है इतना एनर्जी देने से, मान लो मैंने आपसे कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से अट्रैक्टेड है 15 किलो जूल से, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तो अगर इसका भी वैल्यू 15 है और इसका भी वैल्यू 15 है, इसका मतलब है कि इतने वैल्यू से, जितना वैल्यू से वो अट्रैक्टेड है, अगर उतना ही एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होगा, बस देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। और अगर मान लो न्यूक्लियर चार्ज ये वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज बाहर हो किया, जाएगा। अब जो भी हुआ हो समझ में आ गया तो अपन चुप रहते हैं सब लोग, क्योंकि मेरा एक फ्लो बना रहेगा ना समझाने का। डाउट है तो बोलो कि भाई सर ये डाउट है, रुको आप, ताकि सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते रहे। अगर अपन कहेंगे कि भाई ये दोनों बराबर हैं तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन बस उतना ही मूव करेगा जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन इससे इंडिपेंडेंट हो जाए, बाहर चला गया, उससे दूर हो गया। लेकिन अगर इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा, कितना भी, थोड़ा भी अगर ज्यादा है, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ये वैल्यू, तो फिर काइनेटिक एनर्जी होगा। क्योंकि ये वैल्यू मान लेते हैं अपन कि ये वैल्यू मेरे पास, मैंने मेरी मर्जी, मैं कहूंगा मैंने तो 20 दिया, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, 20 में से 15 किलो जूल यूज हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को इससे इंडिपेंडेंट होने के लिए, और बाकी बचा हुआ 5 काइनेटिक एनर्जी। इसमें कुछ है ही नहीं, जितना टोटल एनर्जी दिया था देख लो भाई, कितना एनर्जी से अट्रैक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो ई नॉट मुझे पता होगा, मैं कैलकुलेट करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने मुझे जो अभी बताया हुआ ये सब ये है भाई कि E इज द एनर्जी, द टोटल एनर्जी गिवन टू द मेटल सरफेस, E नॉट इज द एनर्जी यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियस, और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो मैं ऐड कर लूंगा, मतलब टोटल एनर्जी गिवन विल बी इक्वल टू E नॉट जो यहाँ पर 15 है प्लस द काइनेटिक एनर्जी जो अपन 5 लिखने वाले हैं, तो वो E के बराबर होगा। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन व्हाट वी हैव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब अपन कहेंगे कि ठीक है, ओके, अब हमें एनर्जी के टर्म्स में मे बी पॉसिबल, हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्वेश्चन में गिवन है, तो अपन ई टोटल को कर लेंगे h न्यू, इसको कर लेंगे h न्यू नॉट, और ये कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हो, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कहेंगे देखो भाई h न्यू को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अपन ने पढ़ा, उसको c by lambda भी लिख सकते हैं, तो ठीक है ना, आप लैम्डा के फॉर्म में लिख लो, hc by lambda is equal to hc by lambda नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी आप लिख लो। काइनेटिक एनर्जी अपन को पता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, कैलकुलेट करके बता देंगे। So on the metal surface we know that what we are writing। अब ऐसे ही अगर मान लो अपन ने कहा ठीक है, अपन को समझ में आ गया भाई क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज, हमें हमेशा एनर्जी के टर्म में कंजर्व करना है। तो एक बात ध्यान रखना कि मतलब हमेशा जब भी आप
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप इसको जरूर लिखना ताकि अपन को पता रहे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है सर, मेरे पास अगर कोई मान लेते हैं मेरे पास इसका ई नॉट वैल्यू गिवन है। द ई नॉट वैल्यू इज सपोज, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 5 किलो जूल्स। मैंने यहां से एक फोटोन इसको इरेडिएट किया और इधर काइनेटिक एनर्जी आया अपने पास, और फोटोन जो E1 था मेरे पास वो मान लो मैंने 7 किलो जूल इस पे फोटोन को फॉल करवाया। तो अपन कहेंगे ठीक है सर काइनेटिक एनर्जी 2 किलो जूल्स आ गया, और क्या। अगर मान लो मैंने एक और फोटोन इस पे फॉल करवाया ऑफ सेम एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 7 किलो जूल्स, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू 2 किलो जूल्स। वो क्यों? क्योंकि ई नॉट थोड़ी चेंज होता है किसी एक मेटल का, एक पर्टिकुलर मेटल का ई नॉट हमेशा कांस्टेंट रहता है। भाई मेटल का नेचर थोड़ी चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस थोड़ी चेंज हो सकता है, वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ई नॉट का वैल्यू जो होगा वो तो 5 किलो जूल ही होगा। मतलब ई नॉट किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, अगर मेटल सेम था तो एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ई नॉट कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस। तो अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई, काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस। ऐसे अपन लिख सकते हैं। सो ठीक है, अब अपन एक बात और बोल सकते हैं, अगर आप सेम एनर्जी के अलग अलग फोटॉन्स मेटल सरफेस पे फॉल करवाओगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, वो तो उतना ही होता है। अगर आप सेम एनर्जी के फोटॉन्स का नंबर बढ़ाओगे ऑन एनी पर्टिकुलर मेटल सरफेस, मतलब एक ही मेटल सरफेस पे, अगर मैं इसमें मान लो ये एक मेटल सरफेस पे इस पे 10 फोटोन फॉल करवाता हूं एक ही एनर्जी के, एक जैसी एनर्जी के, तो अपन कहेंगे वो 10 के 10 सारे के सारे सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एमिट करेंगे। बिल्कुल, तो अपन लिख देंगे भाई, राइट, इफ द इंटेंसिटी, ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। अब पता क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अपन को हमेशा कंफ्यूज करता है किससे? नंबर ऑफ रेडिएशंस। तो यहां पर क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर्स है, एनर्जी नहीं है। सो इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, ऑन द मेटल सरफेस रेडिएशन ऑन मेटल सरफेस इंक्रीजेस, मेटल सरफेस इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई अगर ये नंबर्स आप बढ़ाओगे E1 E2 E3 ऑफ सेम एनर्जी आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए अपन एक ही एनर्जी को लेते हैं या एक ही फ्रीक्वेंसी यूज होता है। तो अगर आपने नंबर ऑफ एनर्जीज बढ़ाए ऑन द मेटल सरफेस विद सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी 7 था वो भी 7 था, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल इंक्रीज and the kinetic energy of all the electrons which are ejected will be same because E naught to constant. So surface increases. सर फोर्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा? किसमें? फोर्थ वाले में। फोर्थ वाला कहाँ है? फोर्थ वाले पॉइंट में तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द एनर्जी फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस मैंने आपको बताया था, राइट। So if the intensity of radiations on the metal surface increases, then the number of electron ejected increases. Electron ejected increases, but the kinetic energy remains same. But kinetic energy remains same. Is same. But the kinetic energy is same. उसमें kinetic energy same रहेगी, जैसे इसकी भी kinetic energy 2 है और इसका भी kinetic energy 2 है।
So we got that. तो अब अपन से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इसमें मतलब अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² भी लिख सकते हैं अपन। तो where lambda naught is threshold wavelength, kinetic energy will be equal to half mv²। काइनेटिक एनर्जी अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ है, तो m is mass of electron and v is velocity of electron ejected, ये हो जाएगा। तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं, इस टाइप से अपन बता सकते हैं। तो अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इस पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन if the photon of energy 4 electron volt is falling on the metal surface which has threshold energy of 2.5 electron volt। बताओ भाई कितना होगा, तो अपन आंसर बता। सर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो भाई, वो कह रहा है कि हेलो सर, हाँ बोलो। वो फोटोन ऑफ एनर्जी 4 के बाद क्या लिखा है? फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन को गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितना आ जाएगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो सर इनटू करना पड़ेगा 1.6 into 10 to the बिल्कुल power ई minus के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.602 into 10 to the power of minus 19 जूल्स। तो ये जूल्स में हो जाएगा। तो अपन अगर जूल्स में भी कन्वर्ट करना है चाहे तो कन्वर्ट करके बता सकते हैं व्हाट इज जूल्स, और अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो अपन वो भी कर सकते हैं। सो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पक्का? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। तो फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। Calculate the velocity of electron. Calculate the velocity of electron if the metal surface is irradiated with the wavelength, the photon of wavelength, the photon of wavelength 200 nanometers and the threshold wavelength is 400 nanometers। चलो भाई वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ। ये 200 नैनोमीटर्स है, जो फोटोन ऑफ मेटल सरफेस रेडिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ 200 एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज गिवन टू बी 400 नैनोमीटर्स। अब किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करो।
सर ये जो फॉर्मूला है उसमें एच का वैल्यू क्या रहता है? एच का वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता रखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। लास्ट टाइम पढ़ा था ना अपन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट ना। एच तो हमेशा Yes, प्लैंक sir. कांस्टेंट होता है ना। Constant है. Yes, sir. Constant कितना है. वैल्यू होता है उसका? 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule seconds. H is Planck constant. लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। अगर यूनिट जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो अपन ने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा, और अगर क्वेश्चन में जूल्स में पूछा तो अपन जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में किलो जूल में पूछा तो अपन किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि अपन किस में, और अभी अपने पास नैनोमीटर्स गिवन है तो अपन सारे के सारे यूनिट एमकेएस यूनिट यूज करेंगे, सो दैट कि अपने पास वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में आए, एमकेएस यूनिट, है ना। तो उस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वही गलती करोगे, बाकी कुछ गलती नहीं करोगे, इसलिए आपको एक सॉल्व करवा। और फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है आपको, ये गिवन है आपको, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। इसको सीधा लिख देंगे अपन हाफ एम वी स्क्वायर। टाइम अपन को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी भी अपन को पता है, सब पता है। मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, उसको बना लेना। देखिए सर सी का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है ना? हाँ, सी भी कांस्टेंट होगा ना, वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा ना, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, वो तो पता है ना अपन को। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अपन ने लास्ट टाइम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था ना, लास्ट टाइम अपन ने ऐसे, एक मिनट रुकना तुम लोग, अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना एचसी बाय लैम्डा वाले, E is equal to hc by lambda। यस सर। Planck's quantum theory that bodies absorb or emit radiations discontinuously, पढ़ा था ना। अपन को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है भाई। तो मैं तो पहले अपन को गिवन है hc by lambda minus hc by lambda naught, that is threshold wavelength, that will be equal to half mv plus half mv square, ये अपन को गिवन है हाफ mv स्क्वायर। अभी मैं पहले क्या करूंगा ना, hc इसको इस तरफ लेके आता हूं, 1 by lambda hc by lambda minus hc by lambda naught is equal to half mv square। थोड़ा इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगा ना, मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, 1 by lambda अपन 1 by lambda नॉट, h और c को कॉमन ले लेता हूं, ये बाहर कॉमन है। अब इसको भी रीअरेंज कर देता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूं, डिवाइड बाय m कर लेता हूं, तो v स्क्वायर। अब पहले तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की बात। अब अपन सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 by lambda मींस आपने लैम्डा इरेडिएटेड चाहिए, तो अपन को लैम्डा का वैल्यू पहले तो ये लिखूंगा कि लैम्डा मुझे गिवन है 200 नैनोमीटर्स और लैम्डा नॉट मुझे गिवन है 400 नैनोमीटर्स, ये मुझे गिवन। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, लैम्डा मुझे 200 गिवन था और लैम्डा नॉट मुझे 400 ऐसे गिवन है।
लेकिन अब वो नैनोमीटर्स में थे दोनों। तो मैं इसको ना 10 की पावर माइनस, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा नैनोमीटर्स में। -9 10 की पावर माइनस 9 मीटर्स ना, तो मैं सेंटीमीटर कर देता, ये तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 9 बिल्कुल कर लेंगे। सर 9 होगा ना? हाँ किया ना अपन ने 9, वरना 7 करूंगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। एच अपन को पता है, एच और सी का तो प्रोडक्ट बता रखा है मैंने, कितना होता है एच और सी का प्रोडक्ट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैंने आपको एच और सी का प्रोडक्ट बताया होगा। नहीं सर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाया होगा मैंने, उसमें एच और सी का प्रोडक्ट बताया होगा मैंने आपको। बताया प्रोडक्ट? नहीं सर। हाँ तो फिर अगर मैंने आपको एच और सी का प्रोडक्ट नहीं बताया ना, तो इतनी देर से जो मैं चिल्ला रहा हूं ना कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी खत्म कर लिया अपन ने वो, तो इसका मतलब नहीं खत्म किया। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन चेक करेंगे। एनर्जी पढ़ रहे थे अपन, क्योंकि पहले तो उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसी ने पूछा था, तभी मुझे स्ट्राइक किया था कि शायद हम एक स्टेप आगे आ गए, है ना, तभी मुझे स्ट्राइक कर गया था। दूसरी बात, मास हमें कहाँ दिया गया है? कौन सा मास कहाँ दिया गया है क्वेश्चन में? मास कहाँ दिया था? सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना? हाँ तो दिया था ना आपको, आपको तो पता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लिखा था एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट इज कि इससे कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, हो गया आपका कैलकुलेशन। अब अपन कैलकुलेशन करने के लिए तो थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, मैं कैलकुलेट कर देता हूं। आपको पता है अब तो आपको वेलोसिटी का v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अपन वेलोसिटी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। मैं इतनी देर से बार बार तुम लोगों को चिल्ला रहा था कि लास्ट टाइम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था, तो तुम लोग सब चुप थे, या तो तुम लोगों को मतलब पता नहीं था, या फिर तुम लोगों को मतलब कम से कम ये बोलना तो चाहिए सर आपने मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करके कोई टॉपिक नहीं लिखवाया, नहीं पढ़ाया। सर आपने पढ़ाया। पढ़ाया है सर आपने पढ़ा है, सर लेकिन पढ़ाया आपने है, आप उधर तक रुक गए थे। रेडिएशन बस चालू ही किया था। एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे थे, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड, उसके बाद से नहीं हुआ है। ओके अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ के सीधा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टॉपिक लिख के और रुक गए थे, राइट ना? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, ब्लैक बॉडी थ्योरी। राइट राइट राइट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अपन पहले थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसका भी कैलकुलेशन उसी के साथ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कर देता हूँ। तो इसका कैलकुलेशन मैं अभी कर देता हूँ। तो वी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, मैं ये सब प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, ये और ये सब प्रोडक्ट करके मेरे पास आया 40। तो ये आ जाएगा, पहले मैं उधर कैलकुलेट कर लूँ वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ अपन लिखेंगे तो 400 नैनोमीटर्स ना, तो 400 इंटू 10 के पावर माइनस 9, ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ फिर, माइनस 200 इंटू 10 के पावर माइनस, इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 200 इंटू 10 के पावर माइनस 9 इंटू 400 इंटू 10 के पावर माइनस 9, ये मैंने एलसीएम ले लिया उसमें, इसका एलसीएम लेके और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय, इधर से कर लेता हूँ 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 के पावर माइनस 26 हो जाएगा, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आ जाएगा। तो मैंने ये कर लिया, ये भी इसको रखा। मैं इससे क्या करता हूँ, पहले तो इसको हटा देता हूँ, सो 31 माइनस 26 कर लेता हूँ, तो 5 आ रहा है मेरे पास। तो इसको अगर मैं हटाऊंगा तो 10 के पावर माइनस 5 आ जाएगा। मैं यहाँ से 10 के पावर माइनस 9, तो 10 के पावर माइनस 9, तो 10 के पावर माइनस 18 आ जाएगा मेरे पास। इधर 10 के पावर माइनस 9 मैंने कॉमन लिया है, और इधर 10 के पावर माइनस 9 इंटू 10 के पावर माइनस 9 है, तो 10 के पावर माइनस 18 होगा, और ये 10 के पावर माइनस 5 है जो मैं इसके पहले ले आता हूँ, और मेरे पास आ जाएगा 9.1 इंटू 40 डिवाइड बाई 40 आ गया। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये 10 के पावर 400 200 कैंसिल हो,
मतलब नहीं समझा मैं क्या चाहिए। तुम कैलकुलेशन अपना कर लो, मेरे आंसर से अलग आए तो बता देना। तो आप वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना मुझे। तो ये 9 मैंने कैंसिल कर दिया, इसको ऊपर लेके गया तो मुझे मिला 9.1 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये कैंसिल होगा तो ये और ये गया तो 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 4 बन गया। ठीक है, तो यहां पर मैं 91 बना देता हूं इसको, तो 400 कर, तो मैं इसको लिख लूंगा मैं 9.91 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक 10 में नीचे लेके आऊंगा और 2 10 ऊपर, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। ये एक और 10, एक 10 कैंसिल किया तो 10 की पावर 3 हो गया, एक 10 और नीचे लेके आया। इसको 4 से कैंसिल करता हूं, तो 4 2 जा 8 और 11 आया तो 2 जा 8, तो 3 आया तो पॉइंट लगाया 30, तो 7 जा 28 और 5 जा 20 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। अब ये जो मेरे पास आया v स्क्वायर है, तो v कितना होगा, तो फिर कहेंगे ठीक है भाई, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 22.75 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये v है मेरे पास। तो ये मेरे पास आएगा 4 पॉइंट मेरे पास आएगा ये 4.75 के आसपास, 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1, मतलब 47 मीटर पर सेकंड आ गया। लो भाई ये आंसर आ रहा है मेरे पास। सर इसी साइड पे जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें 400 एंड 200 भी थे ना, तो वो कैंसिल हो गए क्या? अच्छा 400 और अच्छा इसकी बात कर रहे थे तुम, ओहो हाँ सर। हो गया 4 2 जा 8, 800 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 2 जा 8, 8 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 4 कर लेता हूँ। हाँ तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, और 8 भी रहेगा तो 8 को मैं कैंसिल करूंगा, 8 मैं यहाँ ले लेता हूँ मैं, 4 2 जा 8 और इधर 8 को लूंगा तो एक 8 रहेगा, डिवाइड बाय 8 रहेगा, डिवाइड बाय 8 रहेगा, डिवाइड बाय 8 रहेगा, तो इसको हटा लेता हूँ। अच्छा वो 200 मिस कर गया, वो यही बोल रहा था, तो अपन ऐसे कर लेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 8 2 जा 16, बचा अपने पास 6 60 और 60 ना 62 मतलब 9 जा कर लेते हैं अपन, और क्या 29 इंटू 10 टू द पावर ऑफ ये आ जाएगा 6, क्योंकि ये दोनों होंगे ना 6, तो इसका रूट लेंगे अगर अपन 2.9 और इसका रूट लेंगे अपन, तो अपने पास आएगा 2.9 का रूट लेंगे अपन, तो 2.9 का रूट तो बहुत छोटा होगा, इट विल बी अराउंड 1.7 ना इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ले भाई इतना आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा, राइट। तो ये अपना कैलकुलेशन है, आप उससे कैलकुलेशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप बता देना कि व्हाट विल बी द आंसर। मैंने उसको मतलब आंसर ये सारे कैलकुलेशन करके मैंने उधर लिख लिए थे, तो इधर ना ये एलसीएम लेके कैलकुलेट कैसे करना है वो आपको पता है। अब बताओ कोई डाउट है तो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस नो इज सर। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जब आए थे तभी आपको बता देना था ना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम लिखा होगा क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऐसे लिखा होगा, व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखते हैं अपन व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उसको पढ़ते हैं पहले। वैसे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, लास्ट टाइम अपन ने डेफिनेशन शायद लिखा होगा, तो अपन क्या करेंगे, अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द बॉडी इज एन सब्सटेंस और सब्सटेंस emit and absorb radiations continuously in terms of packets of energy, packets or bundles of energy in form of bundles of energy, और अपन लिख सकते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी।
क्वांटा जो होता है वो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। अब इसका मतलब ये हुआ, आप पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर तब तक मैं ये हटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट इज दैट। इसको हटा लेते हैं अपन, इसको हटा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट डज प्लैंक सेज कि कोई भी बॉडी अगर अपने पास है या कोई भी सब्सटेंस अपने पास है ना, तो ये जो लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होते कि कंटिन्यूअसली वेव्स जो हैं वो अपन कंटिन्यूअसली अपन उनको एब्जॉर्ब नहीं करते रहते हैं। वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी होती है। तो अपन क्या करते हैं कि पहले एक पैकेट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर दूसरा पैकेट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर थर्ड पैकेट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे पैकेट करते हैं, एनर्जी के पैकेट्स एब्जॉर्ब करते हैं। हम वेव्स में ऐसे नहीं करते कि वो कंटिन्यूअस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लैंक कोई भी बॉडी ना तो कंटिन्यूअसली एमिट करता है रेडिएशंस, ना ही कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस। इट इज ऑलवेज डूइंग दैट इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग पैकेट्स होते हैं। हमने लाइट फॉल जो कर रहा है, इवन बल्ब से अपने ऊपर जो बल्ब से लाइट फॉल कर रहा है, तो अपन को लगता है यार उसमें क्या है, सभी जगह तो रेडिएशन दिख रहा है अपन को, हमें तो नहीं दिख रहा कोई पैकेट कहीं है। बट ऐसा नहीं होता रियलिटी में। हम एक्चुअल में एक फोटोन पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर दूसरा फोटोन ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर थर्ड फोटोन ऑब्जर्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। उन फोटोन का मास भी होता है, मास ऑफ फोटोन। वैसे अपन को जानने की जरूरत नहीं होती है कि फोटोन का मास कितना होता है, बताओ सर। एक फोटोन का मास हमें कैसे पता चला कि फोटोन का मास होता है? तो देखो अभी थोड़ी देर पहले तो अपन ने देख लिया ना कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन को अगर मास होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को हिट करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहा है। भाई हवा में तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा था, उसका मास होगा, फोटो लाइट के फोटोन का मास होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसको दूर कि फेंक। मासलेस चीज तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बिल्कुल मासलेस चीज कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि जो बॉडीज जो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, जो आयरन रॉड की तुम लोग बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा था देखो भाई जब अपन आयरन रॉड को हीट करेंगे तो अपन को ऐसे दिखना चाहिए, मतलब पहले वो डल रेड दिखता है अपन को पता है, उसके बाद वो रेड दिखता है, फिर येलो दिखता है, उसके बाद वो ब्लू दिखता है, बस अपन को तीन ही कलर्स दिखते हैं, पूरा 7 कलर्स नहीं दिखता कभी भी। कभी भी किसी भी बॉडी को हीट करो आपको 7 कलर्स दिखेंगे ही। अगर किसी बॉडी को हीट करने से 7 कलर्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि रेडिएशन कंटिन्यूअसली नहीं निकलते हैं, डिसकंटिन्यूअस होता है। पहले रेड ऑरेंज गायब है, उसके बाद येलो ग्रीन गायब है, उसके बाद ब्लू वो इंडिगो वायलेट गायब है। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग bodies absorb or emit radiations discontinuously. Continuous radiation कभी नहीं होता, that is a practical fact. तो अपन कहते हैं ठीक है, the smallest packet of energy is called quanta. The smallest packet of energy is called quanta. Is called quanta. उसको अपन क्वांटा कहते हैं। तो सर हमेशा यही 3 कलर्स दिखेंगे? हमेशा अगर आयरन रॉड को हीट करोगे तो ये 3 कलर दिखेंगे। अब हो सकता है मेरी मर्जी में तो एल्यूमिनियम रॉड को हीट करूंगा तो ठीक है, उसमें रेड दिखेगा, बाद में ऑरेंज हो जाए, बाद में ग्रीन हो जाए, फिर कुछ भी ना दिखे। लेकिन सारे कलर्स किसी बॉडीज में नहीं दिखेंगे आपको, कि किसी बॉडी ने आपको विबग्योर बना के दिखा दिया, कभी नहीं होगा ऐसा, वो इम्पॉसिबल, राइट। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द डिसकंटिन्यूअस, कि भाई किसी बॉडी में ऐसा हो सकता है रेड दिखा, ब्लू दिखा, वायलेट हुआ, खत्म हो गया, या रेड और ब्लू ही दिखा, बाकी कुछ भी नहीं दिखा मुझे, डिपेंड करेगा उस बॉडी के नेचर। So bodies absorb or emit radiations discontinuously. वो continuous नहीं होता, it is always a discontinuous process, right? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई,
तो अब ये बताओ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें एक फोटोन या एक क्वांटा का। सो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा मतलब ईच पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमें कांस्टेंट चाहिए तो अपन लिख लेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट और उसका वैल्यू क्या होता है, तो h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 जूल्स सेकेंड। ये उसका MKS यूनिट है ऑफ एनर्जी। जूल्स इज MKS यूनिट ऑफ एनर्जी, मैंने आपको पहले बताया। अब वी नो दैट कि भाई म्यू को अपन लिख सकते हैं c बाय लैम्डा बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज c बाय लैम्डा। सिंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, ये अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में पढ़ा था, तो फ्रीक्वेंसी की जगह में c बाय लैम्डा लिख सकते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है, इसमें अपन ने पढ़ लिया, तो भाई ये तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा मतलब 1 क्वांटा हो गया। तो अगर किसी बॉडी ने, सपोज मेरे पास एक बॉडी है, उसने n क्वांटा मतलब 10 क्वांटा एब्जॉर्ब किए, तो ठीक है, तो एक का एनर्जी इतना था, तो 10 का एनर्जी कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देना। इफ अ बॉडी absorbs or emit n quantas or packet of energy, then we'll write that E is equal to h nu। सर एमिट के बाद क्या कहता है? NH न्यू। n क्वांटा था ना, यस सर, NH न्यू। तो इतना हो जाएगा एमिट के बाद है वो लिखा। और we can write that E is equal to NHC by lambda। NHC by lambda। ये अपन को कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, देख कभी कभी आप मुझसे कहोगे कि भाई सर बताओ एक फोटोन का h और c कांस्टेंट है, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, c अपन को पता है, where c is equal to 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, ये अपन को पता है। तो कभी कभी ऐसे होगा कि अपन को एक वेवलेंथ गिवन है c का और h का वैल्यू मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अभी थोड़ी देर पहले अपन देख भी रहे थे। तो अपन कहेंगे भाई इसमें अगर मुझे वेवलेंथ गिवन है तो मैं एनर्जी कैलकुलेट करके बता सकता हूं। तो वेवलेंथ गिवन होगा तो अपन कहेंगे एक फोटोन का एनर्जी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक मोल का एनर्जी कितना होगा, एक मोल का, तो अपन कहेंगे अच्छा एन का वैल्यू एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने 6.026 बिल्कुल एक क्वांटा का एनर्जी अगर ये है तो 1 मोल का कितना एनर्जी होगा, तो एन के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब भी आप नंबर ऑफ क्वांटा के बारे में बात करोगे या पूछोगे ना, मैं एन को वहां मल्टीप्लाई कर दूंगा और बता दूंगा। अब जो गलती आप कर सकते हैं वो है यूनिट्स में। यूनिट्स में अपन गलती नहीं करेंगे, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा है, तो H को आप जूल सेकंड्स में ले लो, ये वैल्यू MKS में, C को आप मीटर पर सेकंड लेने वाले हो, वो उसका वेलोसिटी है क्योंकि, और डिवाइड करेंगे अपन लैम्डा को लेंगे मीटर्स में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा मीटर में, तो अपने पास क्या बचेगा, एनर्जी हमेशा अगर H का वैल्यू ये लोगे, C का वैल्यू ये लोगे और लैम्डा को अगर आप मीटर्स में लोगे तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी, तो फिर एनर्जी आपको जूल्स में आएगा। वैसे तो मैंने आपको यूनिट्स बता रखे हैं, फिर भी एक बार यूनिट की बात कर लें, एनर्जी की बात कर लेता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल्स। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 के पावर 7 अर्ग्स। MKS यूनिट जूल्स होता है एनर्जी का, और CGS यूनिट एनर्जी का अर्ग्स, वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। फिर कैलोरीज भी हो सकता है, 1 कैलोरीज इज इक्वल टू होता है 4.187 जूल्स।
अगर कैलोरीज में पूछेंगे, बिकॉज कैलोरीज इज आल्सो एमकेसी। मैंने आपको लैम्डा वेवलेंथ के यूनिट बताए हुए हैं जब अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़े थे अपन ने। फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट बताया हुआ है, दैट इज हर्ट्ज वगैरह। बोलो सर हमारा नेक्स्ट क्लास भी है, तो आशीष सर ने हमें मैसेज भेजा है ग्रुप पे। अरे यार, तो तुम लोग को बताना चाहिए ना मुझे। ठीक है, अपन यहाँ रुक जाते हैं।